हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आपके हेयर ट्रांसप्लांट के रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स मुझे मिले हैं, तो उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। तो अभी आपके जो सवाल है उसके मैं आंसर देता हूँ। तो पहला सवाल है अनीस जी का। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 2 साल पहले हुआ है, लेकिन वो फेल हुआ है। एक क्लिनिक में उन्होंने ट्रांसप्लांट किया है और उनकी हेयरलाइन की डेंसिटी भी कम हो गई है। और दूसरी चीज़ कि उनको ऐसा पूछना है कि क्या उसको अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं क्या? तो हाँ अनीश जी, आपकी हेयरलाइन रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्लिनिक में विजिट करना होगा। दूसरा सवाल है वाई एनेस्थीसिया इज मेजर रोल ऑफ स्वेलिंग, जो यश जी ने पूछा है। तो ये भी एक अच्छा सवाल है कि एनेस्थीसिया की वजह से स्वेलिंग होता है, पर ये आपकी बात गलत है। उसके साथ एक ट्यूमिशन ऐड किया जाता है जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग का इश्यू रहता है। तो उससे कैसे बचा जाए? आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट आपको हो सके तो नीचे झुकना कम रखना है। दूसरी चीज़, लैपटॉप्स वगैरह आपको हो सके तो अवॉइड करना है। और फर्स्ट 24 आवर के लिए आपको जो भी आप वर्क करें हो सके तो नीचे झुक के ना करें। यही आपको एक खास आपको खुद के लिए तकेदारी रखनी है। अभी कमल जोशी जी पूछ रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद हेयर ट्रांसप्लांट हेयर की लाइफ कितनी रहती है? बहुत ही खूबसूरत सवाल है। तो हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद आपकी लाइफस्टाइल में भी आपको खुद को सुधार करना है। आपकी एडिक्टेड लाइफ है, आपको एडिक्शन है लाइक स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, बाकी अदर्स के, तो वो आपको विड्रॉल करना है। आपकी ओवरऑल बॉडी की जो हैबिट्स रहती है कि आपके जंक फूड के खाने की हैबिट्स रहती है, आपके बाकी के हेयर के जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स रहते हैं उसको सब आपको अवॉइड करना है। तो आपके लाइफ के बालों की लाइफ लॉन्ग टाइम तक आप उसको रख सकते हो। उसके बाद में अनीत रॉय चौधरी जी पूछ रहे कि व्हाट इज़ बायो एफयूवी। ये भी एक सही सवाल है। बायो एफयूवी मीन्स के ऐसी एक टेक्निक है कि जिसके अंदर स्लीट एक्सट्रैक्शन, इम्प्लांटेशन तीनों स्टेप बाय स्टेप होता है। और उसके बाद में आपको आपके एक सॉल्यूशन जो रहता है जिसके अंदर आपके ग्राफ्ट को प्रिजर्व किया जाता है, उस टाइम पे आपको ग्रोथ फैक्टर सॉल्यूशन ऐड किया जाता है। और आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट आपके रेसिपिएंट एरिया में एक पीआरपी का सेशन लिया जाता है, तो वो भी आपके बालों में ग्रोथ करने के लिए अच्छी तरीके से वो काम करता है। और एक सवाल, सर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो हेयर पहले से होते हैं वो क्या गिर सकते हैं क्या, या उन्हें मेडिसिन से रोका जा सकता है? हाँ, आपके हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल है वो तो ऑलरेडी ग्रो होने वाले हैं, पर आपके एग्जिस्टिंग बालों को रोकने के लिए आपको पीआरपी और मेडिकेशन रेगुलर आपको लेना चाहिए। अभी अंकित जी पूछ रहे हैं कि सर फॉर सम पीपल आई हैव सीन आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट डोनर एरिया हैव गॉट वेरी लेस हेयर। अभी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपके जो बाल पीछे से डोनर एरिया से लिए जाते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सो इन दैट केस व्हाट टू डू ग्रो हेयर इन डोनर एरिया टू व्यू फुलर लुक। एक चीज़ आपको समझनी है कि आपके हेयर ट्रांसप्लांट के बेल्ट जो रहता है आपका डोनर कैसा है, स्टैंडर्ड है कि लिमिटेड है कि एक्सटेंडेड डोनर एरिया है, वो सर्जन डिसाइड करते हैं। और वो कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं उसके ऊपर आपका कॉस्मेटिकली सब मैटर करता है। तो वहाँ से जो बाल लिए जाते हैं वो कभी ग्रो नहीं होते। इन केस आपका ट्रांसप्लांट सर्जन ने नहीं किया है और एक टेक्नीशियन ने किया है, तो वहाँ से आपको एक अननेचुरल पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। वहाँ से आपके बाल कम हो सकते हैं कई एरिया में से, जिसको सोक्लोज बोलते हैं, तो उस टाइप का पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। एक अच्छे क्वालिफाइड सर्जन जो रहते हैं जिसके थ्रू आपने ट्रांसप्लांट किया है, तो उसके डोनर में से उन्होंने जो काम किया है, तो वहाँ पे इस टाइप का कोई भी पिक्चर आपको क्रिएट नहीं होगा। और हाँ, डोनर एरिया के लिए ना तो पीआरपी वर्क करता है कि ना कोई मेडिकेशन। तो आपको आपका व्यू लुक करने से पहले, आपको ट्रांसप्लांट करने से पहले एक अच्छे क्लिनिक में जाके एक डॉक्टर से आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। अभी मयंक जी पूछ रहे हैं कि प्लीज़ सजेशन फॉर मी, क्या फिनास्टेरॉइड से कंटिन्यू लेने से उनकी सेक्स लाइफ पे कुछ नुकसान होगा? तो ये भी एक बहुत कॉमन सवाल है कि सर मैं फिनास्टेरॉइड लूँगा तो क्या मेरी मैरिड लाइफ पे इम्पेक्ट हो सकती है? मैं मेरी शादी से पहले फिनास्टेरॉइड ली तो क्या मुझे सेक्सुअल लाइफ में डिस्टर्बेंस हो सकता है? तो आपको उसकी रिगार्डिंग ज़्यादा डरने की चीज़ नहीं है, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन आपको जो फिनास्टेरॉइड देते हैं वो एक मिनिमम डेज के लिए देते हैं और एक मिनिमम मंथ के लिए देते हैं। उसके बाद में आपको उसको विड्रॉल करना रहता है, और उस मंथ में भी आपको लेने के बाद आपको किसी भी टाइप की साइड इफेक्ट होती नहीं है, बिकॉज उसका जो mg/kg का डोज है वो वहाँ तक आपके बॉडी पे आपको सूट हो, उसी बेस पे आपको डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन आपको देते हैं। और हाँ, इन केस
किसी भी पर्सन को हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद फिनास्टेरॉइड लेने के बाद जो उनको इस टाइप की डिस्टर्बेंस होती है, तो ये रिवर्सिबल कंडीशन है। आप फिनास्टेरॉइड स्टॉप करते हो तो उसके बाद में आपको पहले जैसी कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, अभी सचिन जी पूछ रहे, हाय सचिन यादव जी का पूछना है कि वाई वी फेस मल्टीपल टाइप ऑफ प्रॉब्लम आफ्टर सर्जरी। उनको ऐसा एक डर लग गया है कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, पर आपको उसके लिए क्लिनिक विजिट करना चाहिए। हमारे जो वीडियोज़ है वो आपको आप फॉलो कीजिए, और हमारे कई पेशेंट है जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट किसी भी टाइप की साइड इफेक्ट आपको होती नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंट एडवांस में बहुत टाइप की केयर की जाती है कि जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट होता है, और उसमें भी आपको किसी भी टाइप का दिक्कत ना हो, ये आपको केयर किया जाता है। अभी अमन अग्रवाल जी पूछ रहे कि हैव यू गिव 100% रिजल्ट। तो ये तो डिपेंड करेगा आपकी लाइफस्टाइल पे कि आप, और दूसरी चीज़ कि आप कौन से डॉक्टर से ट्रांसप्लांट करवाते हो, आप टेक्नीशियन से तो नहीं करवा रहे। और आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट अमन जी आप कैसे केयर करते हो उसके ऊपर भी सब डिपेंड रहता है। अमन सिंह जी पूछ रहे कि हाउ टू एक्सटेंड डोनर एरिया लाइफ, कि आपके जो डोनर एरिया जो रहता है उसको कैसे संभाला जाए कि जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको ट्रांसप्लांट की नीड रहे, तो उस टाइम के आपका डोनर एरिया अच्छा रहे। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उस टाइम पे होती है सर्जन को कि जब आपका डोनर एरिया अच्छा नहीं है और आपकी जो एक्सपेक्टेंसी रहती है कि लाइक आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रहती है कि सर मेरे को सर इस टाइप के ग्रोथ होने चाहिए, सर मेरा इस टाइप जैसा लुक आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके डोनर एरिया पे ऊपर डिपेंड रहती है। तो उसको बचाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, डोनर एरिया अच्छा रहे। तो आपको जब हेयरफॉल हो रहा है, आपका ऑलरेडी आपको पता है कि आपका हेरिडेटरी हेयरफॉल है, तो उसी टाइम पे आपको बायोटिन्स के सोर्स फिनास्टेरॉइड, ड्यूटास्टेरॉइड आपको उसी टाइम पे आपको चालू कर देना है। और आपके डोनर एरिया में ओवरऑल उसको लाइफ बढ़ाने के लिए आपको सोर्स ऑफ सप्लीमेंट्स भी स्टार्ट करने रहते हैं जो नेचुरल से। तो ये सब चीज़ों की वजह से आपके डोनर एरिया की लाइफ बढ़ जाती है। और हाँ, आपको छोटी उम्र में वीक पहनना, कैप पहनना, ये सब हो सके तो आपको अवॉइड करना है, जिसकी वजह से आपका डोनर एरिया की लाइफ अच्छी रहे। और आपको ऐसे किसी भी टाइप के इन्फेक्शन आपके बालों में हुए, लाइक आपको डेंड्रफ हुआ है, आपको मल्टीपल टाइप के पिंपल होते कई लोगों को, तो ये सब चीज़ों को आपको एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को दिखा के उनका आपको सॉल्यूशन लाना चाहिए। फिर और एक सवाल है कि इज रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक इज बेटर देन DHI एंड FUE टेक्निक। महेश जी पूछ रहे हैं कि रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक क्या DHI और FUE से अच्छी चीज़ है। ये एक रिवोल्यूशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट की उन्होंने एक सवाल पूछा है, तो इनका पूछना भी सही है कि भाई रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट करना सर सही है, तो एक हद तक सही है, बट इंडिया में ये चीज़ सक्सेस नहीं है, बिकॉज अभी उसके ऊपर फाइनल रिसर्च अभी चल रही है। और रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट अभी सक्सेस है या फेल है वो मैं नहीं बता सकता, बिकॉज अभी तक उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। और दूसरी चीज़ DHI एंड FUE टेक्निक, हाँ ये एक सही बात है कि FUE से पहले FUT टेक्निक थी, उसके बाद में FUE आई और अभी DHI टेक्निक है। तो जैसे जैसे हम पेशेंट की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, उसी बेस पे उसमें रिसर्च भी उस लेवल का हो रहा है कि पहले FUT में स्कार डेवलप होता था, उसमें बहुत पेन होता था, आपको डोनर बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कर देते थे। उसी टाइप का अभी FUE आया, FUE और अपडेट हुआ, जिसकी वजह से उसमें जो पंच के थ्रू एक्सट्रैक्शन किया जाता है और अनइवन पैटर्न से पूरा निकाला जाता है, आपके एक्सट्रैक्शन के जो आपके ग्राफ निकाले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको आपके डोनर एरिया में किसी टाइप के स्कार वगैरह दिखते नहीं है, और इजीली आप आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट वो इजीली हील हो जाता है। और पेनलेस, स्टिचलेस वो टेक्निक है। और अभी उसका ही अपर वर्जन आया है DHI, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन। उसको क्यों लाया गया है, बिकॉज कि आपके ग्राफ्ट के सर्वाइवल रेट लॉन्ग टाइम तक FUE टेक्निक में उसको निकाल के रखने पड़ते थे, जिसकी वजह से भी कई बार रिजल्ट पे इम्पैक्ट आता है। तो DHI सेफ टेक्निक है, बट सब पेशेंट में करना सही है गलत है वो आपके सर्जन डिसाइड करेंगे। अभी विनोद जी पूछ रहे हैं कि सर मेरे हेड पर एक छोटा सा मस्सा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम
नहीं होगा ट्रांसप्लांट में, तो आपका कौन से टाइप का मसा है, आपका मोल है, तो उसके लिए आपको क्लिनिक विजिट करना रहेगा। और पहली चीज़, जो इनकेस आपका मस्सा रहेगा तो भी उसको रिमूव करके उसके बाद आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो उसके लिए विनोद जी आपको डरने की कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद में फैजल जी पूछ रहे कि सर मुझे बहुत दिनों से सर दर्द हो रहा है, तो ऐसे में ट्रांसप्लांट मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ, ये भी एक सही सवाल है कि कई लोगों को हेड ट्रांसप्लांट से पहले भी सर दर्द करता रहता है। तो उसके लिए आपको पहले आपके जो रूटीन्स जो डॉक्टर रहते हैं, फैमिली फिजिशियन, उनको जाके आपको दिखाना रहता है। आपको हेडेक क्यों हो रहा है, उसके लिए आपको कॉज रूल आउट करने चाहिए। उसके मोस्ट कॉमन है कि आपको एक तो आंखों के नंबर हो सकते हैं, दूसरी चीज़ कि आपको किसी भी टाइप का एडिक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपने वो छोड़ा है, तो आपको वो हेडेक हो सकता है। तीसरी चीज़ कि आपको हाइपरटेंशन, उसकी भी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से भी आपको, और अदर बहुत सारे कॉजेज़ है कि जिसकी वजह से आपको हेडेक होता है। और चौथी चीज़ है कि माइग्रेन। तो ये सब चीज़ें आपको खुद को रूल आउट करनी चाहिए, उसके बाद में आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। अभी फैजल जी पूछ रहे कि सर मुझे बहुत दिनों से सर दर्द कर रहा है, तो उसमें मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ क्या मैं? तो पहले तो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले आपको किसी भी टाइप की आपकी बॉडी में कुछ भी दिक्कत हो तो उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप ट्रांसप्लांट करवाइए। ट्रांसप्लांट कोई इमरजेंसी चीज़ नहीं है, आप उसको कभी भी करवा सकते हो। तो उसके लिए आपको आपके फैमिली फिजिशियन, अच्छे डॉक्टर्स जो रहते हैं, एमडी, जिनको जाके आपको मिलना चाहिए। और उसमें कई सारे कॉजेज़ रहते हैं जिसकी वजह से आपको हेडेक हो सकता है। का तो आपको आँखों का नंबर हो सकता है, का तो आपको माइग्रेन हो सकता है। ऐसे बहुत कॉमन कॉजेज़ है जिसकी वजह से आपको हेडेक हो सकता है। तो आपको आपके फिजिशियन को जाके आपको मिलना चाहिए। अभी एवी त्रिका जी मुझे पूछ रहे हैं कि हाउ टू कंट्रोल हेयरफॉल सर। अभी हेयरफॉल कैसे रोका जाए? तो हेयरफॉल को रोकने के लिए आपको पहले आपके बालों में किसी टाइप का डेंड्रफ वगैरह नहीं है, आपको कुछ स्ट्रेस फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से आपको हेयरफॉल हो रहा है। दूसरी चीज़ कि आपके बॉडी में आप फीमेल हो तो आपको कोई आयरन डेफिशिएंसी वगैरह, विटामिन डी, B12 वगैरह की कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, उसके लिए आपको लैब इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और दूसरी चीज़, क्या आपने सडनली कुछ वेट लॉस वगैरह कुछ किया है कि जिसकी वजह से भी कई लोगों में अभी देखने को मिला है कि बहुत सीवियर हेयरफॉल होता है। तो उसके पहले, और हाँ, ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं कि आपको पहले बाल आपके अच्छे थे और उसके बाद में आपके बाल झड़ना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए। तो ये सब चीज़ें आपको रूल आउट करनी है। दूसरी चीज़ कि आपको हेयर पुल टेस्ट वगैरह डॉक्टर के अंडर में आपको वो टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए, और ट्राइकोस्कोपी एग्जामिनेशन करनी चाहिए कि भाई आपके कौन से एरिया से सबसे ज़्यादा बाल झड़ रहे। उसमें एक फीमेल में मोस्ट कॉमन चीज़ है कि टेलोजन इफ्यूजन करके रहता है कि फीमेल के ऐसे विद टाइम के बाद उनको स्ट्रेस इंड्यूस, का तो कोई डेफिशिएंसी की वजह से उनके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको रूल आउट करनी है। तो एवी तरीका जी आप क्लिनिक विजिट कीजिए और ये सब आप जानिए, उसके बाद में उसके रिगार्डिंग हेयरफॉल की रिगार्डिंग मेडिकेशन वगैरह स्टार्ट किए जाएंगे। अभी अभिषेक दुबे जी पूछ रहे कि सर मेरी एज 21 ईयर है और मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ और मुझे प्रेशर बहुत रहता है और मेल पेटल बाल्डनेस हो गया है और उनका जो ग्रेड वो बता रहे वो 2 और 3 के बीच में है, लास्ट 3 से 4 साल हो गए, एंड हेयर थिनिंग हो रहा है, तो मुझे कुछ उसके लिए सॉल्यूशन बताएं। हाँ, ये देखो, इनको बोलते हैं एंडोजेनेटिक एलोपेशिया, जो 20s में स्टार्ट होता है और वो आगे बढ़ते बढ़ते उनका एक सीवियर बाल्डनेस में कन्वर्ट हो जाता है नॉरवुड हैमिल्टन क्लासिफिकेशन के बेस पे। तो अभी 21 की एज है आपकी अभिषेक जी, तो आपको यही टाइम पे आपका हेरिडेटरी भी इश्यू हो सकता है। तो आपको नियरेस्ट सेंटर में जाके आपको बायोटिन्स और फिनास्टेराइड, PRP, ये सब चीज़ें आपको ग्रेजुअली आपको स्टार्ट करनी है। दूसरी चीज़ कि आपको किसी भी टाइप के आपके बालों में ये जो बाल्डनेस स्टार्ट हुई है, तो आपके एग्जिस्टिंग हेयर को कैसे रोका जाए उसके बारे में आपको डॉक्टर्स ही पूरी एडवाइस करेंगे। और आपके हेयर, जो आपका क्वेश्चन है कि हेयर थीन हो रहे, उसके लिए भी सॉल्यूशन है। तो हाँ, आपको ऐसी दवाइयाँ दी जाती है कि जिसकी वजह से आपके हेयर जो थिनिंग हो रहे, जिसके आपको डेफिशिएंसी है, वो सब चीज़ें आपको ओरल सप्लीमेंट्स के थ्रू देके उसमें सुधार किया जा सकता है। और ऐसे कुछ पॉजिटिव फैक्टर है जो आप मुझे नहीं बता पा रहे, तो आप
अभिषेक जी मुझे मिलने आ सकते हो। अभी अभिषेक दुबे जी पूछ रहे कि सर आई हैव सिस्ट रिमूवल सर्जरी इन हेड एंड आफ्टर सर्जरी देयर इज अ स्कार इन दैट एरिया एंड देयर इज नो हेयर इन दैट एरिया, कैन हेयर ट्रांसप्लांट इज पॉसिबल इन दैट एरिया? इफ नॉट, व्हाट आर द अदर ऑप्शन इज मिनिमाइज द स्कार? तो अभिषेक जी का पूछना है कि मैंने सिस्ट रिमूवल सर्जरी की है वहाँ पे, तो उनको किसी उस टाइप का सिस्ट रहेगा, डर्मोइड सिस्ट नहीं तो सीबासियस सिस्ट वगैरह, तो वो उन्होंने रिमूव करवाया है। उनके बाद में उनको हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी करनी है। बट मैं आपको अभिषेक जी पहले बताऊँ कि आपका जो पार्ट में सिस्ट रिमूवल हुआ है उसको पहले आपको उस वहाँ पे स्टिचेस लिए रहेंगे, तो वहाँ पे स्कार रिवीजन टेक्निक करके स्कार को पहले कम कीजिए, थोड़े दिन वेट कीजिए, उसके बाद में उसका हीलिंग होने दीजिए, देन आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आप सोचिए। और हाँ, स्कार रिवीजन करने के बाद आपका वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते तो वहाँ पे हेयर आ जाएंगे, आपको उसकी रिगार्डिंग ज़्यादा टेंशन लेने की और ज़्यादा डरने की चीज़ नहीं है। तो अभी समीर जी पूछ रहे कि सर मिनोक्सिडिल लाइफ टाइम यूज़ करना पड़ता है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट? हाँ, तो समीर जी ये आपका सही सवाल है। मिनोक्सिडिल क्यों आपको लाइफ टाइम यूज़ करना पड़ता है उसके भी मैं आपको आंसर देता हूँ कि मिनोक्सिडिल यूज़ करने का रीज़न है कि आपका एक तो ग्रोथ फैक्टर लॉन्ग टाइम तक बना रहे आप जो यूज़ करते हो, और आपका न्यूएस्ट जो ग्रोथ कंटिन्यू रहे आपके बालों का, और एक नए सेल जनरेट होते रहे। और मिनोक्सिडिल का काम है कि न्यू कैपिलरीज डेवलप करना, जिसकी वजह से आपके बालों को अच्छा एक ब्लड सप्लाई बना रहे, तो आपको मिनोक्सिडिल लाइफ टाइम यूज़ करना है। बट मिनोक्सिडिल के कई टाइप के मिनोक्सिडिल रहते हैं, जिसमें कई मिनोक्सिडिल में अल्कोहल बहुत ज़्यादा रहता है, और दूसरा एक्वस बेस रहता है, और ऑयली इमल्सन बेस वाला रहता है। तो समीर जी आपके बालों के, आपकी जो स्काल्प की जो स्किन रहती है उसके ऊपर आपको मिनोक्सिडिल यूज़ करना चाहिए। तो वो एक अच्छे सर्जन ही आपको बता पाएंगे कि आपके ऊपर कौन सा मिनोक्सिडिल सूट करेगा। जिनकी स्किन बहुत ही ड्राई है उनको हो सके तो अल्कोहल बेस्ड मिनोक्सिडिल हो सके इतना अवॉइड करना चाहिए, और जिनकी स्किन बहुत ही ऑयली है तो उनको ऑयली बेस इमल्सन उनको यूज़ करना नहीं है। तो मिनोक्सिडिल के बाद आपको किसी भी टाइप की साइड इफेक्ट आपको होती नहीं है जो आप लाइफ टाइम यूज़ करते हो। तो ओके समीर जी। अभी आरती जी पूछ रहे कि सर मुझे कोविड हुआ था और उसके बाद में सर मेरे बहुत हेयरफॉल हो रहे। हाँ, ये एक सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ अभी देखने को मिली है। मैं कई बार आफ्टर अभी जो कोविड का वेव्स चल रहा है उसके अंदर कई लोगों को कोविड हुआ है उनको, उसके बाद में उनको बहुत ही सीवियर हेयरफॉल हुआ है। तो उसकी रीज़न है कि कई बार मेन चीज़ कैसा रहता है कि आपको ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के दरमियान ऐसे कई टैबलेट्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से भी आपके हेयरफॉल हो सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि मुझे कोरोना हुआ है, उस टाइप का आपको फोबिया और आपका डर एक बना रहता है, जिसकी वजह से आपके डाइट में भी आप बहुत कम कर देते हो। और तीसरी चीज़ कि कई लोगों की कोविड के दरमियान में उसकी जॉब लैप्स हो गए हुए, उनकी जॉब चली गई है। तो ये सब फैक्टर्स की वजह से आपके लोगों में हेयरफॉल में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। तो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो आपको स्ट्रेस हो सके इतना कम लेना है। कोविड-19 की जो मेडिकेशन रही थी जिसकी वजह से आपको हेयरफॉल हो रहा है, तो ऐसी दवाइयाँ एक टाइम के लेने के बाद आपको उसको बंद करना है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल थे जिसका मुझे आंसर देने में बहुत खुशी हुई, और आपका एक तहे दिल से धन्यवाद। और हाँ, इस सीरीज़ का जो हेयर ट्रांसप्लांट के डाउट की ये पार्ट 1 था। ऐसा ही हम एक पार्ट 2 लेके अगले नेक्स्ट वीक में आएंगे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून।